तो जी हाँ साथियों, स्वागत है आप सबको जीजीएमपी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। इस एग्ज़ाम का दौर में ठंडी का मौसम है और आप लोग उम्मीद है कि बेहतर तरीक़ा से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज जो हम सेशन कराने वाले हैं वो पूरे के पूरे ज्योग्राफी का होने वाला है, यानी कि भूगोल का, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है आज तक, है ना। ये सारा सेशन देखने के बाद, ये वीडियोज देखने के बाद आपको सेशन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यानी कि भूगोल से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, प्रीवियस ईयर में जो अभी तक हमने उठा करके लाया है। तो आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को पूरी की पूरी अपने इच्छा अनुसार से देखिएगा और देखने के बाद अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियोज को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं, हमारा सेशन को करते हैं स्टार्ट। और आप भी अपने दोस्तों को कर दीजिएगा शेयर थोड़ा सा, है ना। थोड़े नए चैनल है तो सपोर्ट वगैरह करते रहिएगा। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं कि पहला हमारा जो ज्योग्राफी का यानी कि भूगोल का क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन कहता है कि अपवर्जक, है ना, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है बताइएगा। और हो सके तो आप लोग पेन और कॉपी एक छोटा सा ले लीजिए, और ताकि पेन और कॉपी से आप लोग पूरे पूरे जो सब्जेक्टिव करवाने वाले हैं उसको आप लिख सकें, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा। और अब एग्ज़ाम का दौर है, 10 से 15 दिन का दौर है, और इसी एग्ज़ाम में आप लोग को गर्दा उड़ाने के लिए ये सारे सेशन लेकर के हमने आया है, ठीक है। तो इसको कहा है कि कहता है कि किसी देश की तट रेखा से, किसी देश के तट रेखा से लमसम 200 किलोमीटर की दूरी तक क्षेत्र पर उस देश का कहता है कि आधिपत्य होता है, जिसका केवल वही बिजली, मत्स्य पालन और कहता है परिवहन आदि के लिए कर सकता है, वही अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। कोई दिक्कत? तो ये हमारा 2 नंबर का होने वाला है। 2 नंबर का भूगोल में पूछे जाने वाला प्रश्न ये है, ठीक है। और इसी के साथ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है सो देखा जाए, है ना। चलिए नेक्स्ट वीवीआई क्वेश्चन जो है, जो भूगोल से पूछा गया है, वो हमारा कहता है कि समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं, है ना। क्वेश्चन आप कॉपी में साथ ही साथ लिखते चलिए तो बेहतर होगा, है ना। और याद थोड़ा सा करिएगा तो और अच्छा रहेगा, ताकि, है ना। चलिए, तो कहता है कि मिट्टी की सतत गुणवत्ता से बनी रहे, इसके लिए वर्षा जल का संचयन, कहते हैं भूपृष्ठीय जल का संचरण, भूमिगत की पुनः पूर्ति के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती, समझना, मतलब पहाड़ों वाला क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा के आकार का खेती किया जाता है। और हमारे यहाँ एक समतल हमारे छोटे छोटे आरिये बनाकर खेती किया जाता है। बाकी पहाड़ी क्षेत्र में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, खेती की जाती है। और कहता है जिसे समोच्च कृषि कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, समोच्च कृषि कहते हैं। इस कहता है कि इस विधि, है ना, इस विधि द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति एवं संरक्षण के साथ साथ हो जाती है। समझ में आ रहा है ना। ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन जो है, ये भी मोस्ट वीवीआई होने वाला है। तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और पूरे क्वेश्चन को नोट्स करते चलिए। हालांकि इसका जो है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐसे भी सर्च मारिएगा जीजीएमपी ऑनलाइन क्लासेस तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है। बस आप लोग पूरे सेशन को देखते रहिए, आपको एहसास तक नहीं होगा कि सही में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन हमारा है, कहता है कि फसल चक्रण यानी मृदा संचरण से किस प्रकार सहायक है। पहला में हमारा फसल चक्रण आता है। ये फसल चक्रण कहता है कि 2 धान के फसलों को बीच, समझ में आ रहा है ना, 2 धानों के फसलों के बीच में एक दलहन फसल, जैसे में आप कह सकते हैं, है ना, मूंग का, कहता है मूंग का, है ना, साथ ही साथ आप कह सकते हैं जिससे दाल का भोजन, है ना, तो चना,
मसूर, समझ में आ रहा है। इसका बीच बीच में खेती है ना, दो धान की फसल के बाद दलहन की फसल लगाने की प्रक्रिया को फसल चक्रण कहलाते हैं। मतलब एक ही प्रकार के ना करके वो सारी जो है 2 बार धान के बाद 1 बार दलहन पौधे लगाना जाना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। 1 बार दलहन पौधे और 2 बार धान, इससे फसल चक्रण होता है, चेंजिंग परिवर्तन होता है। साथ ही कहता है कि फसल चक्रण के कारण मिट्टी की राइजोबियम नामक जीवाणु की वृद्धि हो जाती है, जिससे मिट्टी के पुनः उपजाऊ बन जाती है, समझ में आ रहा है ना। जो मिट्टी 2 बार धान होने से 2 बार जो है वो धान होने से उस मिट्टी पे उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, और उसी के साथ एक दलहन के पौधे करने से या दलहन के फसल लगाने से है जो राइजोबियम जीवाणु जो है वो पुनः वृद्धि हो जाता है, और पुनः वृद्धि होने के बाद फिर से खेती उसी अंदाज में होती है और फसल लहला जाती है ना। कहता है कि इस विधि के द्वारा समय के बचत के साथ साथ एक ही बार कई तरह के फसल कहता है उत्पादित हो जाता है, समझ में आ रहा है ना। समय के फसल के साथ साथ जो समय है उसको बचाव के साथ साथ कई फसलों का उपज हो जाता है, समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, चलिए ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत कहा जाए ना सबसे ज़्यादा VVI क्वेश्चन है। और इस सेशन को आप लोग जो देख रहे हैं भाई लाजमी है दोस्तों, है ना। अगर इस सेशन को देख कर जाओगे तो मतलब हम चांसेस कह सकते हैं कि ज़्यादातर चांसेस क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा आपको बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो कहता है कि खादर और बांगर है ना, खादर और बांगर क्या है ना, खादर और बांगर क्या है। पहला में आता है खादर। कहता है नए जलोढ़ मिट्टी में महीन कण पाए जाते हैं, समझ में आ रहा है ना। नए जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें महीन कण पाया जाता है। कैसा महीन कण, जो बालू एवं मृतिका का मिश्रण होता है। कैसा होता है, बालू और मृतकों का मिश्रण होता है। ये काफ़ी उपजाऊ होता है, समझ में आ रहा है ना। ये जो मिट्टी होता है वो काफ़ी उपजाऊ होता है, समझ में आ रहा है कि ये जो मिट्टी होती है काफ़ी उपजाऊ होती है। और दूसरा आता है हमारा बांगर, है ना। बांगर कहता है पुराने जलोढ़ मिट्टी में कंकड़ एवं बंजरी के मात्रा अधिक होती है, समझ में आ रहा है। कंकड़ मतलब ये ज़्यादातर जो छोटा छोटा कंकड़ होता है, तो ज़्यादातर कंकड़ रहने से फसल उतना ठीक ठाक नहीं हो पाता है, तो इसमें फसल ठीक ठाक नहीं हो पाता है, समझ में आ रहा है ना। फिर अधिक होता है जो मिट्टी को आन उपजाऊ, समझ में आ रहा है ना, आन उपजाऊ बना देती है, जिसे हम बांगर मिट्टी कह सकते हैं, समझ में आ रहा है ना, बांगर कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेशन हमारा क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, क्या आपको ये क्वेश्चन पता है। अगर नहीं पता है तो आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन पूछे गई है उसमें से ही छाटा गया है। तो आपको लग रहा हो कि सही में VVI है तो आप पेन और कलम लेकर के पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं। और कहता है कि मानव अपनी कुशलता, क्षमता और आधुनिकता के सहारे नदियों के ऊपर बांध बनाकर इसके जल का उपयोग यानी परिवहन, सिंचाई, बिजली उत्पादन, मनोरंजन, वन जीवन संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, मिट्टी अपरदन पर रोक, है ना, एवं पर्यटन जैसे आर्थिक सामाजिक आदि कार्यों को एक साथ ही संपादित करती है, जिससे बहुउद्देशीय परियोजना, समझ में आ रहा है ना। बहुउद्देशीय परियोजना जो है मानव लोग अपनी कुशलता के लिए जो कहता है कि नदी होता है उस पर बांध बना करके, समझ में आ रहा है, नदी पे बांध बना करके और वहाँ से कभी बिजली उत्पादन तो पर्यटन के साधन बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त करती है, ये हमारे मानव के द्वारा, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है, कहता है अंतर्राज्यीय, है ना, जल विवाद से आप क्या समझते हैं। अंतर्राज्यीय जल विवाद से आप
क्या समझते हैं। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है। और आप इस सेशन में अगर अच्छा सेशन लग रहा होगा तो इस सेशन को लाइक और कमेंट एक छोटा सा करके जाइएगा। और भाई नया चैनल है तो आप लोग सपोर्ट भी करते रहिएगा, ठीक है। और इसी के साथ कहते हैं कि किसी विशेष नदिया का जल 2 या 2 से अधिक राज्यों से होकर जब बहती है, समझ में आ रहा है ना। किसी भी 2 या 2 से अधिक नदियों का पानी, ये कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों से होकर, समझ में आ रहा है ना, राज्यों से होकर जब बहती है तो कहता है कि इन राज्यों में नदी का जल, है ना, नदी के जल के उपयोग होती आपस में मतभेद वाक्य शुद्ध होता है जिसे अंतर्राज्यीय जल विवाद कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना। एक राज्य से दूसरे राज्य में जब पानी बहता है तो कहता है कि आपसी मतभेद होता है और इसी को हम लोग जलीय विवाद कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, जलीय राष्ट्रीय विवाद। जैसे में नर्मदा एवं इसके सहायक नदियाँ के पानी को लेकर के कुल 4 राज्यों में, जैसे में 4 राज्य में कौन कौन है, पहला राज्य में है राजस्थान, दूसरा में गुजरात और तीसरा में मध्य प्रदेश और चौथा में होता है महाराष्ट्र में जल का उपयोग को लेकर के सहमति नहीं पाई और विवाद शुरू हो गया। इन विवाद से बचने के लिए 1969 में, कितना में, 1969 में नया कथा प्राधिकरण जल विवाद न्यायालय प्राधिकरण की स्थापना की गई। समझ में आ रहा है ना। मतलब एक राज्य दूसरे राज्य की सहायता जरूरी है, तभी आप एक राज्य के पानी दूसरे राज्य में भेज सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो इसी के लिए जल विवाद है ना, जल राष्ट्रीय विवाद। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद है, और प्रयास करेंगे कि हम समझा दें आपको, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि जल संकट से आप क्या समझते हैं। बहुत वीवीआई क्वेश्चन कि जल संकट से आप क्या समझते हैं ना, जल संकट से आप क्या समझते हो। और ये क्या क्वेश्चन कभी ना कभी बिहार बोर्ड ने पूछा ही होगा, और ज़्यादातर हम क्वेश्चन जब प्रीवियस ईयर उठाएं तो उसमें पूछा ही गया है, और वहीं से हम क्वेश्चन को एक साथ करके लाएं और आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। हालांकि इसका पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पे दे देंगे आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। कहता है स्वीडन के जल विशेषज्ञ कहता है कि फाल्कन मार्क ने के अनुसार किसी भी देश अथवा प्राप्त के प्रतिदिन एक व्यक्ति 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है। इससे कम जल की उपलब्धता को जल संकट कहते हैं, है ना, जल संकट कहते हैं। वर्तमान भारत में प्रति व्यक्ति 1300 घन मीटर जल की उपलब्धता है। अब समझिए, जैसे आपकी जो है आपको 4 बाल्टी का, है ना, कितना बाल्टी का, है ना, चलिए हम बताते हैं। कहता है कितना का, 4 बाल्टी, मान लीजिए 2 बाल्टी का आपका ज़रूरत है, आपको मिलता हो 1 बाल्टी। समझ में आ रहा है, 2 बाल्टी की ज़रूरत हो, आपको मिलता हो 1 बाल्टी। विवाद तो है ना, हम जितना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो कहता है कि अभी प्रति व्यक्ति आय का जो है 13 घन मीटर जो है जल की आवश्यकता है। कहता है जल पानी, है ना, जल पीने के साथ साथ भी बहुत से कामों में उपयोग किया जाता है। जैसे वर्तमान समय में, समझ में आ रहा है ना, वर्तमान समय में भारत की कुल विद्युत लगभग 22% हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है। कितना, 22% विद्युत का हिस्सा जो है वो जल से प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है, चलिए आप लोग के साफ दिख सके, है ना, दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है कि भारत की नदियों की प्रदूषण, है ना, प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। जो भारत की नदियां हैं किस प्रकार से प्रदूषित हो रहे हैं उसका हम लोग को कारण बताना है कि उसका कारण क्या है ना, उसका कारण क्या होने वाला है, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, है ना।
चलिए, तो उसका कारण क्या होने वाला है आप लोग बताइएगा। उसका कारण यही है, कहता है कि भारत नदियों का देश कहा जाता है। समझ में आ रहा ना, भारत जो है वो नदियों का देश कहा जाता है। किसका? नदियों का देश कहा जाता है। प्राचीन काल से वर्तमान तक कहता है कि बहुत सारी नदियाँ है ना सदाविहीनी है, परंतु सभ्यता और संस्कृति के आधुनिकीकरण के कारण हमारे कहता है कि हमारे देश के कई प्रकार के प्रदूषणों का स्वरूप बढ़ा है। भारत के नदियों को प्रदूषित होने का कारण कुछ इस प्रकार है। समझ में आ रहा है ना, दिन प्रतिदिन है जो ये नदियाँ है ना, चलिए, दिन प्रतिदिन जो है वो नदियाँ क्या हुआ है कि जो प्रदूषित होते गया है, और इसका कहीं ना कहीं कारण जो है वो हम ही लोग हैं। समझ में आ रहा है ना, जो नदियाँ हैं वो दिन प्रतिदिन किस प्रकार से गंदा होते जा रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं कारण कौन है? तो हम लोग ही हैं, है ना। तो इसका कहता है कि इसका कुछ इस प्रकार है। एक में बोला है कल, कहता है कि कल में समझिए कि कल कारखानों जिसे कहते हैं, कल कारखाने और उद्योग से निकलने वाली दूषित जल है ना, कचरा अथवा कहता है अवांछनीय तत्वों का नदी में सीधे प्रवाहित कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना, बड़े बड़े जो फैक्ट्रियां हैं, कल कारखाने हैं, उनके द्वारा प्रदूषित जल को, समझ में आ रहा है ना, प्रदूषित जल को क्या किया जाता है, इनडायरेक्टली नदियां में बहा जाती है ना। तत्व जितना है, जितना सारे वहाँ के प्रदूषित चीज़ें हैं, वो सीधा के सीधे नदी में बहा दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना, किसमें? नदियाँ में बहा दिया जाते हैं, और जब नदी में जाता है तो नदी प्रदूषित होगा ही। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है दूसरा में कि नदियों में मृत पशु पक्षियों को डालने से, मवेशियों को नहलाने से, समझ में आ रहा है ना, क्या होने से? मवेशियों को नहलाने से, मृत पशु पक्षियों को डालने से, समझ में आ रहा है ना, डालने से। चलिए, और कहता है कि गंदी नालियों को जोड़ने से नदी प्रदूषित होती है ना। नदियाँ किस प्रकार से प्रदूषित होती हैं कि जो जानवर जो होते हैं वो मर जाने के बाद, पशु पक्षियाँ मर जाने के बाद उसको नदी में, समझ में आ रहा है ना, नदी में आप डाल देते हैं, और उसी के साथ क्या करते हैं आप कि जो जानवर होते हैं, पशु पक्षियाँ होते हैं, उनको धो देते हैं नदी में, तब गंदा होता है। और उससे कहीं गुना कि आप अपनी नलियाँ को जो पानी जाता है आप उस नदी में जोड़ देते हैं, उसका कारण हो सकता है। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद है कि अत्यधिक उर्वरक का उपयोग से वर्षा जल उर्वरक के साथ लेकर के नदी की समाहित हो जाते हैं, जिससे वह कहता है विषैली भी हो जाते हैं। समझ में आ रहा है ना, ज़्यादातर पानी जो है आप जो नदियाँ को गंदा किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं हम लोगों के द्वारा ही किया जा रहा है ना। तो इसको थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना है और रोकने का भी प्रयास करना है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, कहता है कैंसर रोग के उपचार में, है ना, क्या कहा है कि कैंसर रोग के उपचार में वनों का क्या योगदान है। समझ में आ रहा है ना कि कैंसर रोगों का उपचार में वनों का क्या, है ना, वनों का क्या योगदान है, बताइएगा। ये खूबसूरत सा इसका आप लोग को क्या आंसर मालूम है? और अगर आंसर मालूम है तो आप कमेंट में बता दीजिए कि यस 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 यस, है ना। तो कहता है कैंसर एक इतना खतरनाक बीमारी है कि समय पर यदि पता ना चल पाए, समझ में आ रहा है ना, समय पर यदि पता ना चल पाए, इलाज ना हो पाए तो बहुत ही दिक्कत होने वाला है ना। इलाज यह कहता है ला इलाज है, समझ में आ रहा है ना, पता नहीं चल पाए समय पर, और यह तो ला इलाज है, इसका इलाज भी कहीं संभव नहीं है। समझ में आ रहा है ना, कैंसर का इलाज संभव ना है। कहता है कि हो जाता है, कहता है चूँकि कैंसर अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु फिर भी भारतीय औषधि जगत के अनुसार एक विशेष प्रकार की टैक्सोल कैंसर को रोधी औषधि के रूप में, समझ में आ रहा है ना, जो कैंसर को ठीक करने वाला है वो है हमारा औषधि के रूप में टैक्सोल। क्या है? टैक्सोल। समझ में आ रहा है ना, कैंसर के उपचार के लिए हमारा टैक्सोल का इस्तेमाल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और कहता है वो सदाबहार वृक्षों की छाल से, किससे? सदाबहार वृक्षों के छाल से कहता है कि सदाबहार वृक्षों के छाल से
टैक्सोल, बेक्टा एवं सभी प्रकार की फोलियो से, है ना, इसे फोलियो से प्राप्त किया जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारा कैंसर में किस प्रकार पेड़ पौधे सहायता प्रदान करते हैं, पता चल गया ना, है ना, उनका क्या योगदान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। चलिए भाई, ये भी बहुत अच्छा है ना कि ये भी क्वेश्चन है, लाजवाब है कि इसका आंसर क्या होने वाला है आप लोगों को खूबसूरत सा अंदाज में ना। इसका आंसर क्या होने वाला है, कहता है कि रेड डाटा बुक क्या है। रेड डाटा बुक क्या है, इसका खूबसूरत सा आप लोगों को आंसर क्या होने वाला है कि रेड डाटा बुक क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी पर पशु पक्षियों जीवन, है ना, पशु पक्षियों जीव जंतुओं की संख्या का रिकॉर्ड रखने के लिए किस चीज़ के लिए रेड डाटा बुक जो है वो किस चीज़ के लिए है, तो पशु पक्षियों को रिकॉर्ड, है ना, कहता है रिकॉर्ड रखने के लिए सूची बनाई जाती है, उसे ही रेड डाटा कहा जाता है ना, रेड डाटा बुक कहा जाता है। रेड डाटा बुक का इस्तेमाल कब किया कि हम लोग किस लिए करते हैं, तो वो है पशु पक्षियों की रिकॉर्डों को रखने के लिए। समझ में आ रहा ना, रेड डाटा बुक का हम लोग प्रयोग किए हैं। कहा जाता है इसे IUCN के कहता है कि IUCN जारी करती है। कहता है IUCN का पूरा नाम, है ना, कहता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कहता है कंजर्वेशन ना, कहता है कि नेचर है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। कहाँ में है, स्विट्जरलैंड में है। कहता है रेड डाटा बुक में समान प्रजातियों के विलुप्त हो जाने के खतरे से, है ना, जो रेड डाटा बुक जो है वो कौन सा पक्षी हो, पशु हो, कब गायब हुआ है, नहीं है, कितना गायब हुआ है, कितना बचा है ना, वो सारी चीज़ें की आंकड़ा लगाने के लिए रेड डाटा बुक का प्रयोग करते हैं, है ना। कहता है कि खतरे की अवगात किया जाता है। इसमें संकटग्रस्त प्रजातियों को सर्वमान्य रूप से चिन्हित होता है। समझना रहा है ना, कौन सा पशु पक्षी जो है, कौन सा पशु पक्षी खतरे में है, किसका जो है पूरी तरह से लुप्त होने की संभावना है, ये सारी चीज़ों का आंकड़ा हमारे रखता है रेड डाटा बुक। समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। चलिए तो ये क्वेश्चन में कहा है कि वन जीवों की ह्रास के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। वन जीवों का जो है, वन जीवों के ह्रास का प्रमुख कारणों का उल्लेख करें ना। तो कहता है कि वन जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारण हैं। कितने, 4। समझ में आ रहा ना, वन जीवों का 4 प्रमुख कारण है। एक में बोला है कि वन जीवों के ह्रास का सबसे बड़ा कारण वृक्ष की अंधाधुंध कटाई, है ना, जिससे आवास छिन गया और बेघर हो गया। समझ में आ रहा ना। जो सबसे पहले जो किया गया है कि वन जीवों के ह्रास, यानी कि सबसे ज़्यादा कि पहला बात कि वन के एकदम रफ्तार में कटाई किया जा रहा है। अभी ज़्यादातर है, अभी हाल ही में ना अरावली पहाड़ को आप लोग सुने होंगे कि अरावली पहाड़ कट रहा है, तो वहाँ पे जितना पेड़ पौधे थे सब कटेंगे, है ना। पेड़ पौधे थे वो सारे के सारे, तो पेड़ पौधे को बहुत तेज से, जहाँ जंगल है वहाँ पूरे सफाया कर दिया जाता है। दूसरा कहता है कि पालतू पशुओं के द्वारा कहता है कि अनियंत्रित चारण एवं विभिन्न तरीकों से वन का संपदा दोहन हुआ है, जो वन की ह्रास के विलुप्त हो जाने का कारण है। समझ में आ रहा है। जो पशु पक्षी होते हैं, जो देहात में हम लोग के जैसे, है ना, जो रखते हैं और जा कर के किसी वृक्ष को अपने क्षमता से ज़्यादा, उसका क्षमता से ज़्यादा खिला देते हैं, चरा देते हैं, तो वो धीरे पे धीरे विलुप्त होने की संभावना है। फिर कहता है रेल मार्ग, सड़क मार्ग और निर्माण के, और कहता है कि औद्योगिक विकास एवं नागरीकरण के कारण वन जीवों की ह्रास हुई है। समझ में आ रहा है ना। जो अभी के लिए मैंने, जब किसी पूरा जंगल है और उससे रोड जाए, है ना, सड़क का निर्माण हो, रेल का निर्माण हो, उस समय भी हमारे पेड़ पौधा को काटा जाता है। फिर कहता है 4 में वन जीवों की शिकार और इसके व्यापार भी वन की ह्रास के तेजी, है ना। वन को जो काट के जो बिकाई किया जाता है,
तो वो भी एक हास की प्रक्रिया ही है। समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या होने वाला है। नेक्स्ट हमारा है, बताइएगा, संसाधन के विकास के सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करें, है ना। क्या कहा है कि संसाधन के विकास के सतत विकास के, है ना, अवधारणा को विख्यात कीजिए, है ना, व्याख्या कीजिए, है ना, व्याख्या कीजिए। बताइएगा इसका खूबसूरत आंसर क्या होने वाला है। और अभी हम यहीं पे हैं, है ना, आप लोग क्लास में ही रहिएगा। चलिए खूबसूरत आंसर क्या होने वाला है। तो कहा है कि संसाधन मनुष्य की कहता है कि जीविका का आधार है। समझ में आ रहा है। संसाधन क्या है, मनुष्य की जीविका का आधार है, जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों का सतत विकास अवधारणा अति आवश्यक है। मानव के लालच और कहता है लिप्सा संसाधनों का कहता है तीव्रतम दोहन के संसाधनों का भंडार और चितनीय कहता है कि ह्रास ला दिया है। भूमंडलीय तापन, है ना, भूमंडलीय तापन, कहता है कि ओजोन क्षय, पर्यावरण, है ना, पर्यावरण प्रदूषण, मृदा क्षरण, भूमि और विस्थापन, अम्लीय वर्षा एवं असमय ऋतु परिवर्तन जैसे परिस्थिति संकट, कहता है कि संकट पृथ्वी का व्यापक क्षमता और संस्कृति को निगल जाने की, है ना, निगल जाने को तैयार है। सतत विकास की अभिधारणा तो वास्तविक में पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य में आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान समय में विकास के कायम रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है हम लोग को। जो अगला क्वेश्चन बोला है कि भारत के अत्यधिक पशुओं, है ना, पशुधन होने के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान नग्न स्पष्ट करें ना, नग्न है स्पष्ट करिए। तो कहता है कृषि भारतीय की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। समझ में आ रहा है ना। कृषि क्या माना जाती है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। समझ में आ रहा है ना। कहता है वैसे तो भारत पशुधन के मामले में विश्व में अग्रणी देशों में शामिल किया जाता है, परंतु अस्थायी चारागाह बहुत ही कम है एवं पशुओं के लिए पर्याप्त, है ना, पौष्टिक चारा भी उपलब्ध न होने से इसका प्रतिकूल अभाव पड़ता है। समझ आ रहा है। भारत में स्थान तो भाई रखा जाता है कि पशुओं में स्थान भारत का है, बाकी यहाँ पे चारागाह की व्यवस्था नहीं है। क्या है, चारागाह की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। और कहता है हमारे देश के गाय अथवा भैंस का नस्ल भी बहुत कम दूध करती है। समझेगा, यहाँ की जो गाय भैंस की है नस्ल वो बहुत ही कम मात्रा में दूध करती है, और इसी नस्ल को बढ़ा करके, समझ में आ रहा है ना। और दूसरे देश के जो हम लोग सीमेंट डालवाते हैं ना, तो कहता है कि दूसरे देश का सीमेंट से हमारे देश का गायों की वृद्धि किया जाएगा, है ना। कहता है विदेशों में इन पशुओं को नस्ल अधिक दूध करती है, यही नस्ल की गायें और विदेशों में बहुत सारी दूध करती है, तथा इसका रख रखाव हमारे देश की अपेक्षा, है ना, विदेशों में अच्छी होती है। कम दूध और अधिक भोजन का चारा देने पर भारतीय कृषक कृषि के साथ साथ अर्थव्यवस्था में भी आगे नहीं बढ़ पाते। समझ में आ रहा है ना, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। चलिए अगला जो क्वेश्चन बोला है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विविध रूपों का वर्णन करें। तो कहता है स्वामित्व के आधार पर, कहता है कि हमारे देश में साधनों के 4 भागों में बांटा गया है। कहता क्या है, संसाधनों के भागों में बांटा गया है, 4 भागों में संसाधनों को बांटा गया है। समझ में आ रहा है, कितने भागों में, 4 भागों में। पहला में बोला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा में बोला है सामुदायिक संसाधन, और तीसरा में बोला है राष्ट्रीय संसाधन। पहला में राष्ट्रीय व्यक्तित्व संसाधन क्या है, तो वैसे सारे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का कहता है
अधिकार हो तथा इसके एवज में वह सरकार को अपनी इच्छा से लगान देता है अथवा नहीं भी देता है, जैसे बाग, बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि। समझ में आ रहा है ना? ये सारी चीज़ों पे किसी एक व्यक्ति, निजी व्यक्ति का अधिकार हो। फिर दूसरा हम बोला है सामुदायिक, वैसे सारे संसाधन जो किसी खास समुदाय अथवा समूहों लोगों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। कहता है इसके अंतर्गत चारण भूमि, समझ में आ रहा है ना, चारण भूमि, मंदिर, मस्जिद, है ना, कहता है कि मस्जिद, शमशान, सामुदायिक भवन, है ना, सामुदायिक भवन आदि आते हैं जो समूह के लोगों के लिए सर्वसुलभ होते हैं। समझ में आ रहा है ना? जो सभी के लिए उपयोगी हो, है ना, जो सभी के लिए, उसे कहते हैं सामुदायिक। जैसे हमारा क्या है, मंदिर है, एक थोड़ी जाते हैं, बहुत सारे जाते हैं। मस्जिद है, बहुत सारे लोग जाते हैं। शमशान है, बहुत सारे लोग जाते हैं। अगला है राष्ट्रीय संसाधन। क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन कहता है कि आर्थिक या कानूनी तौर पर देश पर राष्ट्र का अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन के राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। समझ में आ रहा है ना? कहता है कि कानूनी तौर से देश का राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध कौची कहलाता है? राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। चलिए और एक बचा हुआ है भी है, तो कहा है कि किसी भी देश के सरकार को यह हक है कि व्यक्तिगत संसाधन को अग्रणीय आम जनता, है ना, अग्रणीय आम जनता के हित में कर सकता है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहता है कि इस प्रकार के संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय, है ना, संस्था करती है। सामुदायिक तट रेखा 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा होने वाला है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछता है वो पूछा है कि भारत में लौह अयस्क के, है ना, लौह के वितरण के प्रकाश डालने हैं, है ना, लौह अयस्क के वितरण पे क्या करना है, हम लोगों को प्रकाश डालना है। प्रकाश का मतलब समझ में आता है ना कि क्या करना है भाई? क्वेश्चन पे लाइट नहीं जलाना है, मतलब पूरे के पूरे आप लोग को जानना है कि इसको परिभाषित करना है। समझ में आ रहा है ना? लाइट जलाने का मतलब समझ में आ रहा है ना? लाइट नहीं जलाना है, प्रकाश नहीं डालना है ना। उत्तर में कहता है कि भारत में लौह अयस्क प्रायः सभी राज्यों में पाया जाता है, लौह के सभी राज्यों में, परंतु यहाँ के कुल भंडार 96% कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड राज्यों में सम्मिलित है। शेष भंडार तमिलनाडु, शेष भंडार कहाँ? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं अन्य, कहता है कि अन्य राज्यों में अवस्थित है। भारत में 1950 से 1951 में 42 लाख टन लोहे का उत्पादन हुआ, जो 2004 से 5 में बढ़कर के 14, कहता है कि 1427.1 लाख टन हो गया था। अतः लोहे का उत्पादन, समझ में आ रहा है, लोहे के उत्पादन में भारी विकास हुआ है। समझ में आ रहा है क्या हुआ है? लोहे का उत्पादन में भारी विकास हुआ है, भारी मात्रा में विकास हुआ है। पहला में बोला है कर्नाटक, कहता है कि राज्य भारत का लगभग 1/4, समझ में आ रहा है, लगभग कितना? 1/4 कर्नाटक जो है भारत का लगभग 1/4 लोहा उत्पादन करता है। यह बेल्लारी, है ना, बेल्लारी के होस्पेट सुदूर क्षेत्रों में लोहा अयस्क की खाने हैं। समझ में आ रहा है? कर्नाटक में 1/4 कोयला जो है, सॉरी लोहा, कर्नाटक में 1/4 भारत की लोहा अकेले उत्पादन करता है। दूसरा में छत्तीसगढ़, देश का दूसरा उत्पादक राज्य जो देश का करीब 20%, कितना? 20% लोहा का उत्पादन करता है, वो है दांतेवाड़ा जिला के, है ना, बैलाडीला तथा दुर्गा, कहता है कि दुर्गा जिला के डल्ली एवं राजहरा प्रमुख उत्पादक है। समझ आ रहा है ना? प्रमुख उत्पादक है। चलिए, कहता है कि राजगढ़, है ना, बिलासपुर तथा सरगुजा अन्य उत्पादक जिले हैं। यहाँ का अधिकांश लोहा बंदर, कहता है कि बंदरगाह से जापान निर्यात किया जाता है, सबसे ज़्यादा जापान में भेजा जाता है। फिर आता है उड़ीसा, देश का 19% लोहा उत्पादन करता है। यहाँ की प्रमुख खाने गुरु माही, कहता है कि माही सनी, बादाम पहाड़ के मयूरगंज एवं किरू, कहता है कि कीरी, है ना, किरीबरू है गोवा में। कहता है देश का
चौथा बड़ा लौह है ना, चौथा बड़ा लौह उत्पादक है। यहाँ 16% देश का लोहा यहीं प्राप्त होता है। यहाँ की प्रमुख खाने है ना, कहता है कि सहकालीन, सगयुम और कहता है क्यूपेम, सतारी, पौड़ा एवं ब्यूलीम में स्थित है। यहाँ के मर्मगांव पतंग से लोहा निर्यात किया जाता है। समझ में, लोहा निर्यात किया जाता है। फिर कहता है झारखंड देश का 5वां बड़ा अयस्क उत्पादन और 15% से अधिक लोहा उत्पादन करता है। यहाँ सिंहभूम, पलामू, धनबाद, हजारीबाग और कहता है संस्थाल परगना तथा रांची मुख्यालय उत्पादन जिले हैं। समझ में आ रहा है, रांची उत्पादन जिले हैं। और बता दीजिएगा इस सेशन आप लोग को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, भाई क्वेश्चन खत्म हो गया है ना, कमेंट भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। और ये सेशन अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं ऐसे ही सारे के सारे सब्जेक्टिव लेकर के प्रीवियस ईयर नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।